This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. मैंने आपको इस चैनल पर एक बार सीरियल किलर रामन राघव की कहानी सुनाई थी, जिसने साल 1965 से लेकर 1968 तक पूरी मुंबई में दहशत मचाई थी। रामन राघव के पकड़े जाने के बाद मुंबई में तो सीरियल किलिंग की घटना रुक गई, मगर इसके लगभग एक दशक बाद कुछ इसी तरह की घटना साल 1976 से लेकर 1977 के बीच मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में भी हुई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल मर्डर के बारे में है जिसका खौफ इतना ज़्यादा था कि उसने लगभग 1 साल तक पुणे के लोगों को चैन से सोने तक नहीं दिया। और इस पूरी कहानी को जोशी अभयंकर सीरियल मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पुणे एक ऐसा शहर है जहां अमूमन बहुत ही शांति रहती है, मगर उस दौरान करीब 14 महीने में जो कुछ भी हुआ उसने हर पुणेकर के अंदर एक अजीब सी दहशत भर दी थी। साल भर के अंदर एक के बाद एक 10 लोगों का मर्डर हो जाता है और डर का आलम यह था कि शाम होते ही सभी लोग अपने खिड़की और दरवाजे सब बंद कर लेते थे। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या था, उसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। 1 नवंबर 1976 की सुबह पुणे पुलिस को सदाशिव पेठ में विजयनगर कॉलोनी से एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलते ही पुलिस विजयनगर कॉलोनी पहुंचती है और जब पुलिस उस घर में दाखिल होती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर में टोटल 3 लाशें पड़ी हुई थी। तीनों लाशों के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, तीनों के हाथ और पैर भी बंधे थे और तीनों के गले में एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी बंधी थी। इसके अलावा उन तीनों लाशों में से एक लाश के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला है, मगर जब पुलिस ने पूरे घर का मुआयना किया तो पहली नज़र में जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि इन तीनों का कत्ल लूटपाट के इरादे से किया गया है, क्योंकि पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके अलावा पूरे घर में से एक अजीब सी महक भी आ रही थी, और वो महक ऐसी थी कि किसी को वो अच्छी लग सकती थी तो किसी को बुरी। जो 3 बॉडी उस घर में से मिली उनमें से एक लाश अच्युत जोशी की थी, जो कि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। दूसरी लाश उनकी पत्नी उषा जोशी की थी और तीसरी लाश, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो उनके इकलौते बेटे आनंद जोशी की थी। मतलब कि किसी ने एक साथ पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, और पुणे जैसे एक शांत शहर में ऐसा होना एक बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त वहां के एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, उनका नाम था मधुसूदन हुलियालकर। और क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी थी इसलिए वो भी फौरन मौके पर पहुंचते हैं। जब एसीपी मधुसूदन हुलियालकर वहां पहुंचे और उस घर का मंजर देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि आज तक उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा था। खैर, इसके बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फॉरेंसिक टीम ने घर से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठाए। अगले दिन जब यह खबर न्यूज़पेपर में छपी और पुणे के लोगों को इस वारदात के बारे में पता चला तो सभी लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि एक ही परिवार के सभी लोगों का मर्डर हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लोगों ने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द इस घटना के गुनहगारों को पकड़ा जाए। इधर एसीपी मधुसूदन हुलियालकर और उनकी टीम को एक चीज तो साफ थी कि ये तीनों कत्ल लूटपाट के इरादे से ही किया गया है, मगर उन्हें यह भी पता था कि ये कोई आम लूटपाट का मामला नहीं है और इसमें पक्का किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ है, क्योंकि एक घर में घुसकर 3 लोगों पर काबू पाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। पुलिस को उस पूरे घर से कोई सबूत नहीं मिला। जो फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक टीम ने उस घर से उठाए वो सभी उस घर के लोगों के ही थे। इसका मतलब ये था कि कातिल बहुत ही शातिर है और उसने जरूर कत्ल करने से पहले ग्लव्स पहने होंगे। मगर पुलिस को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर आनंद जोशी की लाश बिना कपड़ों की क्यों थी और पूरे घर से एक अजीब सी खुशबू क्यों आ रही थी। खैर, उसके बाद पुलिस ने पूरे जोरों शोरों से कातिल की तलाश शुरू कर दी, मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच होता यह है कि इस घटना के करीब 21 दिन बाद यशोमती बाफना नाम की एक औरत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि कुछ लोगों ने उनके बंगले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, पर जब उन्होंने और उनके 2 नौकरों ने मिलकर उनसे गुत्थम गुत्था की तो वो सभी वहां से भाग गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से एक आदमी शायद उनका लीडर था, क्योंकि वो सभी लोग उसे बॉस बॉस करके बुला रहे थे और वो जैसा कहता था सभी वैसा ही कर रहे थे। पुलिस यशोमती बाफना की बात सुनने के बाद उनकी कंप्लेंट तो लिख लेती है, मगर इसे एक मामूली चोरी और लूटपाट का मामला समझकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं, मगर पुलिस को अभी तक जोशी परिवार के कातिलों का कोई नामो निशान नहीं मिलता।
तभी 1 दिसंबर 1976 की रात पुलिस को फिर से एक मर्डर की जानकारी मिलती है। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम भंडारकर रोड पर बने स्मृति नाम के एक बंगले में पहुंचती है और पुलिस जैसे ही बंगले में दाखिल होती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस घर में भी ठीक उन्हें वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जैसा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जोशी फैमिली में देखा था। फर्क बस इतना था कि वहाँ 3 लाशें थी और यहाँ पूरे घर में 5 लाशें पड़ी थी। यहाँ भी 5 लाशों के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, सभी के हाथ पांव भी बंधे हुए थे और ठीक वैसे ही सभी के गले में एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी का फंदा कसा हुआ था। यहाँ भी 5 लाशों में से एक लाश के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और यहाँ भी पूरे घर में ठीक वैसा ही परफ्यूम छिड़का हुआ था। मरने वालों में से एक लाश 88 साल के काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर की थी, जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। दूसरी लाश उनकी पत्नी इंदिराबाई की थी। तीसरी लाश उस परिवार की मेड सकुबाई वाघ की थी। चौथी लाश उनके पोते धनंजय की थी और 5वीं लाश जो बिना कपड़ों की थी वो थी उनकी पोती जई। यहाँ भी जब घर को खंगाला गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर की हालत और बॉडी देखने के बाद एसीपी मधुसूदन हुलियालकर और उनकी टीम को ये यकीन हो गया कि ये कत्ल भी उसी गैंग ने किया है जिसने जोशी परिवार का मर्डर किया था, क्योंकि दोनों ही कत्ल का मोडस ऑपरेंडी एक ही जैसा था। उसके बाद पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल की तलाश शुरू कर दी। इधर अगले दिन जब यह खबर अखबारों में छपी तो पूरा पुणे सख्ते में आ गया। जोशी फैमिली में 3 मर्डर के बाद लोग पहले से ही डरे हुए थे, मगर जब अभयंकर परिवार में एक साथ 5 लोगों का कत्ल हुआ तो यहाँ से डर का एक ऐसा माहौल शुरू हुआ कि लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेते। हर घर में एक तरह का खौफ था कि शाम होने के बाद अगर कोई अनजान घर में आ गया तो क्या होगा, और सभी को यही डर था कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। कई लोग तो अपने साथ चाकू छुरी लेकर घूमने लगे थे। लोगों का डर देखते हुए पुलिस ने भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, मगर लोगों में दहशत इतनी थी कि उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी भरोसा करना बंद कर दिया था। बाद में पुणे के पुलिस कमिश्नर को पेट्रोलिंग के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी बुलानी पड़ी ताकि लोगों का डर कम किया जा सके। उधर पुलिस भी पूरी मेहनत से कातिलों की तलाश में जुटी थी। खासकर रात में पुलिस हर उस इंसान और हर उस गाड़ी को चेक करती जिस पे थोड़ा सा भी शक होता, मगर बावजूद इसके पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अगले करीब 4 महीनों तक पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी। इन 4 महीनों के बाद भी पुलिस को कातिल का कोई सुराग तो नहीं मिलता, मगर हाँ, एक और लाश जरूर मिलती है। दरअसल 24 मार्च 1977 की शाम पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि यरवड़ा के पास मुला मुठा नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिली है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन वहां पहुंचती है और उस टीम को जो लीड कर रहे थे वो थे इंस्पेक्टर माणिकराव दमामे, जो कि एक बहुत ही होनहार और तेज तर्रार ऑफिसर थे। तो जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी की लाश एक लोहे की सीढ़ी से बंधी हुई है, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि यह भी एक मर्डर का ही मामला है। उसके बाद पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसकी तलाशी शुरू करती है ताकि कुछ ऐसा मिल सके जिससे मरने वाले की पहचान सामने आ सके। इत्तेफाक से तलाशी में मरने वाले की जेब से एक आईडी कार्ड मिलता है। हालांकि वो कार्ड गीला होने की वजह से थोड़ा खराब हो गया था, मगर अब भी उस पर लिखे अक्षर थोड़े बहुत समझ में आ रहे थे। जो पहली चीज उस आईडी कार्ड पर समझ में आई वो था अनिल गोखले, और इसके अलावा जो दूसरी चीज पढ़ने में समझ आ रही थी वो था अभिनव कला महाविद्यालय। तो आईडी कार्ड देखने के बाद ये साफ था कि मरने वाले का नाम अनिल गोखले है और वो अभिनव कला महाविद्यालय का एक स्टूडेंट है। उसके बाद इंस्पेक्टर माणिकराव उस लाश के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगे तो उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि उस लाश का गला भी एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी से बंधा था। अब हो सकता था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर जब उन्होंने उस रस्सी में लगी गांठ को ध्यान से देखा तो उस फंदे की गांठ ठीक वैसी ही थी जैसी कि जोशी और अभ्यंकर परिवार में मरने वाले लोगों के गले में थी। ये गांठ देखते ही वो समझ गए कि इस मर्डर के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने पिछले कई महीनों से पुणे के लोगों की नींद हराम कर रखी है। इसके बाद वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और फौरन ये नायलॉन की रस्सी वाली बात एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को बताते हैं। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए जोशी अभ्यंकर केस में जितने भी लोग मरे थे उनकी डेड बॉडी के जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे उसे निकालते हैं और अनिल गोखले के गले में मिले फंदे की गांठ से मैच करते हैं। सारे गांठ एक दूसरे से मैच हो जाते हैं और अब ये कंफर्म हो जाता है कि अब तक जो 9 मर्डर हुए उन सभी में एक ही गैंग का हाथ है। इतने में अनिल गोखले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि उसका कत्ल कल ही हुआ था, यानी 23 मार्च 1977 को। पुलिस को पता था कि ये केस अभी बिल्कुल ताज़ा है और उसके ऊपर उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना हो सकता था
कि कातिल अंडरग्राउंड हो जाए। इसलिए एसीपी हुलियालकर और उनकी टीम फौरन सबसे पहले तिलक रोड पहुंचती है, जहां अभिनव कला महाविद्यालय था, क्योंकि अनिल गोखले उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। इसके बाद वो वहां के स्टूडेंट से ये पता करना शुरू करती है कि आखिरी बार अनिल को कब और किसके साथ देखा गया था। पूछताछ के दौरान उन्हें एक स्टूडेंट मिलता है जो बताता है कि उसने अनिल गोखले को आखिरी बार राजेंद्र जक्कल के साथ उसकी बाइक पर पीछे बैठे देखा था। इसके बाद जब पुलिस ने राजेंद्र जक्काल की तलाश शुरू की तो वो उन्हें कॉलेज के गेट पर ही मिल गया। पुलिस उसे अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहां पहुंचने के बाद जब एसीपी मधुसूदन हुलियालकर ने जक्कल से पूछा कि वो कल यानी 23 मार्च 1977 की शाम को कहाँ था, तो उसने बताया कि वो अपने 3 दोस्त दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह के साथ था। उसके बाद पुलिस ने उसके बाकी के 3 दोस्तों को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया और चारों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब उन चारों से पूछा कि वो पिछले 1 हफ्ते में कहाँ कहाँ थे, तो चारों के बयान एक दूसरे से मैच नहीं हुए। पुलिस को लग गया कि कोई तो ऐसी बात है जो ये चारों उनसे छुपा रहे हैं। एसीपी हुलियालकर को पता था कि अगर इनसे कोई बात बाहर निकलवानी है तो सबसे पहले इनका भरोसा जीतना होगा। इसलिए वो राजेंद्र जक्कल के पास गए और बड़े ही प्यार से उससे बात करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने जक्कल को एक सिगरेट ऑफर की। पहले तो जक्कल थोड़ा बहुत हिचका, मगर फिर उसने वो सिगरेट ले ली। एसीपी हुलियालकर ने खुद लाइटर से उसकी सिगरेट जलाई। जब जक्कल ने सिगरेट पी ली और थोड़ा खुल गया, तब एसीपी हुलियालकर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से उससे बोले कि देखो राजेंद्र, हम पिछले कई दिनों से उन कातिलों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पुणे के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अगर तुम्हें उन कातिलों या फिर अनिल गोखले के मर्डर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो, ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। इसके बाद जक्कल ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनने के बाद पुलिस भी चौंक गई। वो बोला कि उसे लगता है कि शायद अनिल गोखले के मर्डर और प्रकाश हेगड़े के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो दोनों ही अभिनव कला महाविद्यालय के ही स्टूडेंट थे। प्रकाश हेगड़े का नाम सुनते ही पुलिस ने उसके बारे में पता करना शुरू किया और जब उसकी फाइल निकलवाई गई तो पता चला कि वो पिछले साल जनवरी से ही गायब है। दरअसल प्रकाश हेगड़े पिछले साल 15 जनवरी 1976 को अचानक से गायब हो गया था। 2 दिन बाद उसने अपने पिता को एक लेटर भी भेजा था और कहा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहा है और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मगर वो लेटर देखकर प्रकाश हेगड़े के पिता सुंदर हेगड़े को एक चीज खटकती है, और वो ये कि उस लेटर पर उसने अपने नाम यानी प्रकाश हेगड़े के नाम से साइन कर रखे थे, जबकि वो अमूमन अपने घर के नाम यानी देवदास के नाम से साइन किया करता था। ये लेटर और साइन वाली बात उन्होंने उस वक्त पुलिस को भी बताई थी और ये भी कहा था कि उन्हें शक है कि उनका बेटा अपनी मर्जी से नहीं गया बल्कि उसका किडनैप हुआ है। मगर पुलिस ने उनकी इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी सही से उस मिसिंग केस की जांच की। उन्हें लगा कि कुछ दिनों बाद वो खुद ही वापस आ जाएगा और ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर पुलिस उस वक्त प्रकाश हेगड़े मिसिंग केस की जांच सही से करती तो शायद पुणे में कत्ल का सिलसिला कभी होता ही नहीं। तो जब एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को ये पता चलता है कि प्रकाश हेगड़े पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से गायब है और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका, तब जाकर उन्हें एक चीज खटकती है और वो ये कि पुलिस रिकॉर्ड में तो प्रकाश का केस एक मिसिंग पर्सन का है। तो आखिर राजेंद्र जक्कल ने ऐसा क्यों कहा कि अनिल गोखले मर्डर का कनेक्शन प्रकाश हेगड़े मर्डर से हो सकता है? इसका मतलब ये था कि जक्कल को पता है कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर हो चुका है और वो ये भी जानता है कि उसका मर्डर किसने किया है, या फिर उसने खुद प्रकाश हेगड़े का मर्डर किया होगा। पर क्योंकि पुलिस के पास इस वक्त इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने उन चारों को छोड़ दिया, मगर उनके पीछे नजर रखने के लिए सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को भी लगा दिया। एक दिन जब दिलीप सुतार और शांताराम जगताप अपने कॉलेज के गेट पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, तो उस बातचीत के दौरान जगताप सुतार से कहता है कि अब पुलिस क्या करेगी? तो सुतार हंसते हुए जवाब देता है कि फिक्र मत कर, बॉस पुलिस को संभाल लेंगे। ये बात वो पुलिस वाले सुन लेते हैं जो सादी वर्दी में उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो उनके बीच हुई इस बात को फौरन एसीपी मधुसूदन हुलियालकर तक पहुंचाते हैं। जैसे ही एसीपी हुलियालकर जगताप और सुतार के बीच हुई इस बात को सुनते हैं, उन्हें अचानक से यशोमती बाफना का केस याद आता है, जिसमें कुछ लोगों ने उनके बंगले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। उसके बाद वो उस केस की फाइल निकलवाते हैं और उस केस में ये साफ साफ लिखा था कि जब वो भाग रहे थे तो वो सभी एक आदमी को बॉस बॉस करके बुला रहे थे। तो इसको देखते हुए ये बहुत हद तक मुमकिन था कि उस रात जो लोग यशोमती बाफना के बंगले में घुसे वो यही चारों दोस्त थे और उन्हीं चारों में से एक उनका बॉस था।
और उनका बॉस वही इंसान है जिसके बारे में जगताप और सुतार कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो यहाँ पुलिस को इन चारों के खिलाफ एक और क्लू मिलता है। इसके बाद पुलिस ने इन चारों को फिर से उठाने का सोचा, मगर अब भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जो इनमें से किसी को भी सीधे तौर पर गुनहगार साबित कर सके। इसलिए पुणे पुलिस इनके खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है और इसके लिए पुलिस वापस से अभिनव कला महाविद्यालय पहुंचती है। वहां पहुंचकर पुलिस अब उन स्टूडेंट से बात करती है जो इन चारों को पहले से जानते थे। पुलिस जब कॉलेज के बच्चों से बात कर रही थी तो उनमें से एक स्टूडेंट उन्हें बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। उस स्टूडेंट का नाम था सतीश गोरे। उसके बाद पुलिस जब सतीश से बातचीत करती है तो वो और घबरा जाता है। पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आता है, इसलिए वो सतीश को उठाकर पुलिस चौकी ले आती है। फिर जब पुलिस उससे पुणे में हो रहे मर्डर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि इन सभी में इन्हीं चारों यानी जक्कल, सुतार, जगताप और शाह का हाथ है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें यह बात कैसे पता, तो उसने बताया कि यह बात उन चारों ने खुद उसे बताई थी। इसके अलावा वो एक और नाम लेता है जो इन चारों के साथ खुद एक मर्डर में शामिल था और वो नाम था सुहास चांडक। इसके बाद पुलिस सुहास चांडक को भी उठा के पुलिस स्टेशन ले आती है। वहां लाने के बाद वो उससे कहती है कि हमें पता है कि तुम भी उन चारों के साथ एक मर्डर में शामिल थे, इसलिए अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर सरकारी गवाह बन जाओगे तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। सुहास पुलिस की बात सुनने के बाद उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अपनी गवाही में अपना गुनाह कबूल कर सारी बात बता देता है। सुहास की गवाही के बाद अब पुणे पुलिस के पास काफी सबूत और गवाह मौजूद थे जो इन चारों को दोषी साबित कर सके। इसलिए 30 मार्च 1977 को यानी अनिल गोखले के मर्डर के सिर्फ 7 दिन बाद ही पुणे पुलिस राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनसे फिर से पूछताछ शुरू करती है तो इस बार भी वो चारों पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, मगर जब पुलिस सारे गवाह और सबूत उनके सामने रखती है तो वो चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी बयां करते हैं। उन चारों की कहानी शुरू होती है उनके कॉलेज यानी अभिनव कला महाविद्यालय से। ये चारों इसी कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आपस में पक्के दोस्त बन जाते हैं। मगर इन चारों का ही कैरेक्टर पूरे कॉलेज में बहुत ही खराब था, खासकर राजेंद्र जक्कल का, और जक्कल ही इन चारों का लीडर था। वैसे तो ये चारों कॉलेज में कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट थे, मगर पढ़ाई के अलावा वो कॉलेज में सब कुछ करते थे। इसके अलावा इन सभी को बहुत सी गलत आदत भी थी, जैसे शराब पीने की, लड़कियां छेड़ने की, अय्याशी करने की, और आए दिन कॉलेज में इनका किसी न किसी के साथ झगड़ा भी होता रहता था। राजेंद्र जक्कल ने कॉलेज से करीब 5 किलोमीटर दूर करवे रोड पर टीन टप्पर डालकर अपना एक अड्डा बना रखा था और कॉलेज के बाद ये चारों वहीं जाकर मौज मस्ती करते और शराब पिया करते थे। इन्हें अय्याशी करने और शराब पीने की इतनी लत थी कि वो शराब के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे, और क्योंकि ये चारों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे इसलिए इन्हें घर से उतने पैसे नहीं मिलते थे जो इनकी शराब की जरूरत को पूरा कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कॉलेज के बाहर खड़ी साइकिल और स्कूटर को चुरा चुरा कर बेचना शुरू कर दिया ताकि इन्हें डेली दारू मिल सके। एक दिन जब ये चारों अपने अड्डे पर बैठकर दारू पी रहे थे तो जक्कल सबसे कहता है कि बहुत हो गई छोटी मोटी चोरी, चलो अब कुछ बड़ा प्लान करते हैं। इसके बाद ये चारों मिलकर अपना एक गैंग बनाते हैं और सोचते हैं कि किसी को किडनैप करके उससे फिरौती ली जाए, और उसके लिए ये जो अपना सबसे पहला टारगेट चुनते हैं वो था प्रकाश हेगड़े। दरअसल प्रकाश हेगड़े जो था वो उसी कॉलेज यानी अभिनव कला महाविद्यालय में ही पढ़ता था, और उसके पिता सुंदर हेगड़े कॉलेज के ठीक पीछे विश्वा नाम का एक छोटा सा होटल चलाते थे। क्योंकि ये होटल जस्ट कॉलेज के पीछे था इसलिए उसमें कॉलेज के बहुत सारे बच्चे आते थे। जक्कल, सुतार, जगताप और शाह भी कई बार इस होटल विश्वा में जा चुके थे और ये होटल ठीक ठाक चलता था। इसलिए इन चारों ने सोचा कि इसके बेटे को किडनैप करेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो प्लान बनाते हैं कि प्रकाश को किसी बहाने से अपने साथ ले जाएंगे और फिर उसका किडनैप कर लेंगे। तो अब इन चारों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रकाश का किडनैप कैसे करना है, मगर उन्हें ये भी पता था कि जैसी उनकी इमेज है उसे देखते हुए प्रकाश किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो भी इन चारों की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उन्होंने इसके लिए सुहास चांडक का साथ लिया। सुहास चांडक जो था वो भी इन्हीं चारों का क्लासमेट था। उन्होंने सुहास को भी बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। 15 जनवरी 1976 की दोपहर सुहास चांडक प्रकाश हेगड़े के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो प्रकाश को ये कहकर अपने साथ चलने को कहता है कि उसे एक बिजनेस के सिलसिले में उससे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए प्रकाश उसके साथ चल देता है।
इसके बाद सुहास प्रकाश को लेकर कर्वे रोड पहुंचता है और फिर उसे जबरदस्ती जक्कल के अड्डे में लेकर जाता है। वहां पहुंचकर जब प्रकाश बाकी चारों को देखता है तो वो घबरा जाता है। इसके बाद वो चारों मिलकर प्रकाश को मारने लगते हैं। फिर वो प्रकाश से जबरदस्ती एक लेटर लिखवाते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहा है और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसके बाद प्रकाश अपने नाम से उस लेटर पर साइन भी करता है। अगले दिन यानी 16 जनवरी 1976 की रात वो चारों प्रकाश को जबरदस्ती उठाकर पेशवे पार्क तालाब के पास लेकर जाते हैं, जो कि उसके पिता के होटल से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। और यहीं से पुणे में सीरियल मर्डर और दहशत की कहानी शुरू होती है। वहां ले जाकर सबसे पहले वो प्रकाश के मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं। उसके बाद शांताराम जगताप एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी निकालता है और उसमें एक गांठ लगाकर एक फंदा तैयार करता है। उसके बाद वो लोग उस फंदे को प्रकाश के गले में डालते हैं और उस फंदे को तब तक कसते हैं जब तक कि प्रकाश की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वो प्रकाश की बॉडी को एक लोहे के ड्रम में डालते हैं। फिर उस ड्रम के अंदर ऊपर से बहुत सारे पत्थर डालकर उस ड्रम को पेशवे पार्क के तालाब में डाल देते हैं। ये सब देखने के बाद सुहास चांडक, जो प्रकाश को अपने साथ लेकर आया था, उसकी हवा खराब हो जाती है। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो लोग प्रकाश का किडनैप करेंगे और फिर रैंसम लेकर छोड़ देंगे। मगर जब उसने अपनी आंखों के सामने प्रकाश को मरते देखा तो उसने खुद को इन चारों से अलग कर लिया। अगली सुबह उस लेटर को जो प्रकाश ने लिखा था उसे एक पत्थर में लपेटकर उन्होंने प्रकाश हेगड़े के घर में फेंक दिया। जब यह लेटर प्रकाश के पिता सुंदर हेगड़े को मिला तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहानी में बताया कि उन्हें उस लेटर पर किए हुए हस्ताक्षर को देखकर शक हुआ और फिर उन्होंने ये बात पुलिस को भी बताई। पुणे पुलिस प्रकाश की मिसिंग का केस तो दर्ज कर लेती है मगर कभी इस केस की जांच ईमानदारी से नहीं करती। और हमारे सिस्टम की यही सच्चाई है, वो तब तक किसी केस की जांच नहीं करती जब तक कि कुछ बड़ा ना हो जाए। और मिसिंग केस का हमारे देश में क्या हाल होता है उससे तो हर कोई वाकिफ है। खैर, अगर ये मान भी लिया जाए कि उस वक्त अगर पुलिस केस की जांच सही से करती तब भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रकाश की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। मगर हाँ, अगर ये चारों उस वक्त पकड़े जाते तो शायद पुणे में आगे वो दहशत नहीं फैलती। इधर प्रकाश का मर्डर करने के बाद ये चारों पकड़े जाने के डर से पुणे छोड़कर कोल्हापुर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो चारों अगले 6 महीनों तक छोटी मोटी चोरियां करते हैं। मगर फिर एक दिन ये चारों मिलकर कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हैं और अगस्त 1976 की एक रात ये चारों लूटपाट के इरादे से कोल्हापुर में रह रहे एक अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन के घर में घुसते हैं। जक्कल पिछले करीब 1 हफ्ते से उस बिजनेसमैन की रैकी कर रहा था और उसके पहनावे और रहन सहन को देखकर उसे लगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। मगर एक चीज जो उसे पता नहीं चली वो ये थी कि उस बिजनेसमैन के पास एक रिवॉल्वर भी था जो कि वो हमेशा अपने पास रखता था। तो जब वो चारों उस घर में घुसे उस बिजनेसमैन ने उन्हें देखते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि उन चारों में से किसी को भी गोली तो नहीं लगी, मगर बंदूक देखते ही वो चारों वहां से भाग गए। इसके बाद उन्होंने फौरन कोल्हापुर को भी छोड़ दिया और भागकर मुंबई पहुंच गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद ये लोग अक्टूबर 1976 में वापस पुणे आ जाते हैं। पुणे पहुंचने के बाद जक्कल, सुतार, जगताप और शाह अपने पुराने अड्डे पर बैठकर फिर से कुछ बड़ा हाथ मारने का सोचते हैं और 31 अक्टूबर 1976 की रात ये चारों पुणे में सदाशिव पेठ में विजयनगर के एक घर में घुसते हैं और वो घर अच्युत जोशी का था। जब ये चारों उस घर में घुसे तो उस वक्त घर में सिर्फ अच्युत जोशी और उनकी पत्नी उषा जोशी ही मौजूद थी। घर में घुसने के बाद ये चारों मिलकर दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और दोनों के हाथ पैर भी बांध देते हैं। इसके बाद जगताप अपनी नीले रंग की नायलॉन की रस्सी निकालता है और फिर से वैसी ही गांठ लगाकर 2 फंदे तैयार करता है जैसा कि उसने प्रकाश हेगड़े के लिए बनाया था। फिर वो लोग दोनों के गले में रस्सी डालकर उनकी जान ले लेते हैं। इतने में अचानक से उन्हें घर के बाहर से किसी शख्स के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही ये चारों अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो शख्स जैसे ही अंदर दाखिल होता है ये चारों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी अपने काबू में कर लेते हैं। दरअसल वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अच्युत जोशी का बेटा आनंद जोशी था, जो बाहर किसी काम से गया हुआ था। मगर इत्तेफाक से वो उसी वक्त वापस आ जाता है जब ये चारों मिलकर अंदर उसके माँ बाप का कत्ल कर रहे थे। अंदर आने के बाद जब आनंद अपने माँ बाप को मरा हुआ देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। जक्कल उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस देता है और इसके बाद जक्कल आनंद से कहता है कि अपने कपड़े उतार। आनंद पहले तो उसकी बात सुनकर दंग रह जाता है, मगर जब जक्कल अपना चाकू निकालकर उसे दिखाता है तो डर के मारे वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद वो आनंद से चाकू की नोक पर पूछता है कि घर में पैसे और गहने कहाँ कहाँ रखे हैं।
आनंद उन्हें सब कुछ बता देता है, मगर उन चारों को उस घर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ कुछ हजार रुपए, एक घड़ी और उषा जोशी का मंगलसूत्र लेने के बाद वो अब आनंद के गले में भी ठीक वैसी ही नायलॉन की रस्सी डालकर उसका भी दम घोटकर मार डालते हैं। इसके बाद वो अपने साथ एक परफ्यूम लाए थे, वो उस परफ्यूम को निकालते हैं और घर के हर एक कमरे में छिड़कने के बाद वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन यानी 1 नवंबर 1976 की सुबह जब पुलिस वहां पहुंची और जब यह खबर अखबार में छपी तो वो चारों उस खबर को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो मशहूर हो गया और पुणे के लोगों के बीच फैली दहशत को देखकर वो अपने आप को बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। मगर क्योंकि उन्हें जोशी के घर से ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा था और जो हाथ लगा वो भी जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए इस घटना के 22 दिन बाद ही 22 नवंबर 1976 की रात शंकर सेठ रोड पर ये चारों यशोमती बाफना के बंगले में घुस जाते हैं। यशोमती बाफना जो थी वो उस बंगले में अकेली रहा करती थी, तो उन्हें लगा कि उन्हें टारगेट करना आसान होगा। मगर जब वो लोग बंगले में घुसे तो उन्हें वहां यशोमती बाफना के 2 हट्टे कट्टे नौकर मिले। इसके बाद इन चारों की यशोमती बाफना और उनके नौकरों से अच्छी खासी भिड़ंत होती है और जब ये तीनों उन चारों पर भारी पड़ने लगे तो उनमें से एक जक्कल से पूछता है कि बॉस अब क्या करें, तो जक्कल सबको वहां से निकलने को बोलता है। इसके बाद ये चारों किसी तरह बंगले की दीवार फांदकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन यशोमती बाफना ये बात पुलिस को बताती है और एक बॉस नाम का क्लू भी देती है, मगर यहाँ भी वही पुरानी कहानी कि पुलिस केस तो दर्ज करती है पर जांच नहीं करती और इसके 1 हफ्ते बाद ही पुणे में सबसे बड़ी घटना होती है। 1 दिसंबर 1976 की रात ये चारों भंडारकर रोड पहुंचते हैं। भंडारकर रोड पर एक स्मृति नाम का बंगला था जो कि एक जाने माने संस्कृत के विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का था। रात करीब 8 बजे के आसपास ये चारों उस बंगले की घंटी बजाते हैं। उस वक्त उस बंगले में कुल 5 लोग मौजूद थे। एक खुद काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, दूसरी उनकी पत्नी इंदिराबाई, तीसरी उनकी एक मेड सकुबाई वाघ, चौथी उनकी पोती जई और 5वां उनका एक पोता धनंजय। इसके अलावा उस बंगले में उनका बेटा गजानन और बहू हीराबाई भी रहते थे, मगर उस वक्त वो दोनों बाहर डिनर करने गए हुए थे। तो जब ये चारों वहां पहुंचे और डोर बेल बजाई तो जई भागकर गेट खोलने पहुंची। उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा वापस आ गए, मगर जैसे ही जई ने गेट खोला उसे जक्कल, सुतार, जगताप और शाह अपने हाथ में चाकू लिए दिखे। इसके बाद उन लोगों ने जई को पकड़कर सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर उसके दोनों हाथ भी बांध दिए। उसके बाद वो उसे लेकर अंदर बंगले में दाखिल हुए और जब बंगले के बाकी लोगों ने उन चारों को देखा तो वो भी घबरा गए। इसके बाद उन चारों ने मिलकर काशीनाथ अभ्यंकर, उनकी पत्नी, उनकी मेड और उनके पोते के भी हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर उन्होंने जई के सामने ही सभी लोगों को एक एक कर नायलॉन की नीली रस्सी से गला घोटकर मार डाला। अपने ही परिवार वालों को अपने सामने मरता देख जय की हालत क्या हुई होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, मगर इसके बाद जो उसके साथ होता है वो उससे भी बदतर होता है। सबको मारने के बाद जक्कल जय के पास आता है और कहता है कि अपने सारे कपड़े उतारो। जय जक्कल की बात सुनकर सन्न रह जाती है। इतने में जक्कल चिल्ला के वही बात दोबारा बोलता है, तो आखिर मरता क्या न करता। वो घबराकर न चाहते हुए भी अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो लोग जय से कहते हैं कि अब बताओ घर के सारे गहने और पैसे कहाँ रखे हैं। जय को जो भी पता था वो सब बता देती है और वो चारों घर से सारे पैसे और गहने लूट कर अंत में वापस जय के पास आते हैं और उसके गले में भी वही नायलॉन की नीली रस्सी डालकर उसका भी दम घोट देते हैं। उसके बाद वो पूरे बंगले में वही परफ्यूम छिड़क कर वहां से भाग जाते हैं। रात करीब 10:30 बजे जब काशीनाथ अभ्यंकर के बेटे और बहू डिनर करके वापस लौटते हैं तो अंदर घुसते ही चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि उनके सामने उन्हीं के परिवार की 5 लाशें पड़ी थी। इस घटना के बाद पूरे पुणे में जो डर का आलम फैला वो कैसा था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब तक ये चारों कुल मिलाकर 9 लोगों की जान ले चुके थे और अभ्यंकर फैमिली मर्डर के करीब 4 महीने बाद ये लोग अपना 10वां शिकार भी करते हैं, जिसका नाम था अनिल गोखले। अनिल गोखले जो था वो इन चारों के एक पुराने क्लासमेट जयंत गोखले का छोटा भाई था और वो भी अभिनव कला महाविद्यालय में ही पढ़ता था। 23 मार्च 1977 की शाम अनिल गोखले अपने भाई जयंत गोखले से मिलने अलका टॉकीज जाता है, मगर अनिल को वहां उसका भाई नहीं मिलता, इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है। जब अनिल वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे राजेंद्र जक्कल मिलता है। उसके बाद जब जक्कल उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तो अनिल बोलता है कि घर जा रहा हूँ। तो जक्कल उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लेता है।
अनिल क्योंकि जक्कल को पहले से ही जानता था और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए वो जक्कल पर विश्वास कर उसकी बाइक पर बैठ जाता है। मगर जक्कल उसे घर छोड़ने की बजाय कर्वे रोड पर बने अपने अड्डे में ले जाता है, जहां उसके बाकी के 3 दोस्त भी थे। वहां ले जाने के बाद ये चारों मिलकर अनिल की पिटाई शुरू कर देते हैं और उसके पास जितने भी पैसे थे सब छीन लेते हैं। अंत में आखिरकार उसे भी वैसी ही नायलॉन की नीली रस्सी से गला घोटकर मार डालते हैं। इसके बाद वो अनिल की लाश को एक लोहे की सीढ़ी से बांधते हैं और उस सीढ़ी में मोटे मोटे पत्थर बांधकर बंड गार्डन के पास मुला मुठा नदी में फेंक देते हैं। मगर अगली शाम यानी 24 मार्च 1977 को नदी के बहाव की वजह से जो पत्थर सीढ़ी में बंधे थे वो खुल जाते हैं और अनिल की लाश ऊपर आ जाती है। और इसके बाद क्या क्या हुआ और वो कैसे पकड़े गए उसकी कहानी आपको मालूम ही है। ये चारों शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते अगर राजेंद्र जक्कल उन्हें प्रकाश हेगड़े मर्डर के बारे में नहीं बताता। इसके अलावा नायलॉन की सभी रस्सियों में एक जैसी गांठ होना, सुहास चांडक का कबूलनामा और बड़बोलेपन में सतीश गोरे के सामने डींगे हाँकना भी पुलिस के बहुत काम आया। मगर अब भी 2 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला था। पहला कि उन्होंने जोशी केस में आनंद और अभयंकर केस में जय के कपड़े क्यों उतरवाए, और दूसरा कि उन्होंने पूरे घर में परफ्यूम क्यों छिड़का। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने दोनों के कपड़े इसलिए उतरवाए ताकि वो शर्म के मारे घर से बाहर न भाग सके और आराम से वही करे जो उन्हें करने को कहा जाए। और लास्ट में वो परफ्यूम इसलिए छिड़कते थे ताकि पुलिस के खोजी कुत्ते उसी परफ्यूम की महक में उलझ कर रह जाए। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस इनकी निशानदेही पर पेशवे पार्क के तालाब से प्रकाश हेगड़े की बॉडी अपने कब्जे में लेती है, जो कि अब एक कंकाल बन चुकी थी। और फिर करवे रोड पर बने उनके अड्डे से जोशी अभयंकर मर्डर से कुछ लूटा हुआ सामान भी बरामद करती है। उसके बाद जब इन चारों के पकड़े जाने की खबर अखबारों में छपी तो जो पुणे के लोग पिछले कई महीनों से दहशत के साए में जी रहे थे, उन्होंने तब जाकर चैन की सांस ली। इधर पुलिस सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने के बाद इन चारों को 15 मई 1978 को कोर्ट में पेश करती है। पुणे की निचली अदालत ने सिर्फ 4 महीने बाद ही 28 सितंबर 1978 को अपने फैसले में राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह को मौत की सजा सुनाई और सरकारी गवाह सुहास चांडक को बरी कर दिया। उसके बाद ये चारों बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, मगर हाईकोर्ट ने भी करीब 7 महीने बाद ही 6 अप्रैल 1979 को अपने फैसले में इन चारों की मौत की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद ये लोग देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा को सही ठहराया। तो अब जब देश की तीनों अदालत ने इनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी और अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की गुजारिश की। मगर उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी ने भी उनकी इस दया याचिका को खारिज कर दिया। दया याचिका खारिज होने के बाद इन चारों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया, जिसकी वजह से इनकी फांसी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आने में काफी वक्त लग रहा था और पुणे के लोग चाहते थे कि इन सभी को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। इसलिए पुणे के 1000 नामी लोगों ने एक लेटर लिखा और उस पर साइन करके स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि उनके रिव्यू पिटीशन का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि ये सभी फांसी पर लटक सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बात को बहुत सीरियस लिया और इनका रिव्यू पिटीशन देखने के बाद उसे खारिज कर दिया। अब जब लगभग इनका फांसी होना तय हो गया तो ये लोग अपनी फांसी को रोकने के लिए नए नए बहाने और तरीके ढूंढने लगे। पहले इन्होंने कहा कि ये लोग मरने के बाद अपने शरीर के अंग दान करना चाहते हैं, इसलिए जब तक इसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता इनकी फांसी पर रोक लगा दिया जाए। इनमें से कईयों ने कुछ किताबों को मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए भी वक्त मांगा, मगर जब कोर्ट ने इनकी सभी मांगों को मानने से मना कर दिया तो अंत में इन्होंने कहा कि इन्हें फांसी पर लटकाकर मौत ना दी जाए बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत दी जाए, क्योंकि फांसी पर लटकने से ज़्यादा तकलीफ होती है। उनकी इस अजीब मांग से कोर्ट भी परेशान हो गई, क्योंकि ये चीज़ की किससे ज़्यादा तकलीफ होती है, फांसी से या इलेक्ट्रिक चेयर से, वो तो सिर्फ वही बता सकता था जिसने दोनों का एक्सपीरियंस किया हो। और जाहिर सी बात है कि कोई भी, चाहे वो फांसी पर लटके या इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे, वो ये बात बताने के लिए जिंदा नहीं बचेगा और ना ही कोई एक इंसान ये दोनों एक्सपीरियंस ले सकता था। तो ये एक बहस का मुद्दा था और यही वो चारों चाहते थे कि इस बात पर बहस हो ताकि उनकी फांसी टलती रहे। मगर यहाँ एक बार फिर से पुणे के लोग साथ आए और उन्होंने भारत में अलग अलग जगह से 10 बड़े और एक्सपीरियंस डॉक्टरों से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की
और फिर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिसमें यह साफ साफ बताया गया कि फांसी से हुई मौत सबसे कम तकलीफदायी होती है। इसके अलावा कोर्ट के सामने ये भी बात रखी गई कि ये चारों सिर्फ अपनी फांसी को टालने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के कुछ और वक्त खरीद सके। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने उन चारों की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और फिर आखिरकार 27 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह को एक साथ पुणे की येरवडा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। यह आज़ाद भारत का पहला ऐसा मामला था जब एक साथ 4 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, और इसके बाद दूसरी बार निर्भया केस में। बाद में जोशी अभ्यंकर केस के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई, कुछ फिल्में भी बनी, जिनमें से एक 1986 में आई मराठी फिल्म माफीचा साक्षीदार थी, जिसमें नाना पाटेकर जी ने जक्कल का किरदार निभाया था, और एक 2003 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म 5 थी। आज 2022 में इस घटना को हुए लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर जो लोग उस वक्त पुणे में मौजूद थे वो आज भी इस घटना को नहीं भूल पाए हैं कि किस तरह वो लोग लगभग 12 से 14 महीनों तक डर के साए में जिए थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी थोड़ी लंबी भी हो गई, मगर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।